हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चहल। आरआरबी एनटीपीसी। दोस्तों, आज से हमारा एनटीपीसी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। आज 28 दिसंबर से, और 28 दिसंबर के दिन जो मॉर्निंग शिफ्ट और जो इवनिंग शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था, और उसमें जो जीके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जो मेनली जो क्वेश्चन उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उससे क्या हुआ दोस्तों, आपका जो आने वाले एग्ज़ाम है उनके लिए आप क्या है प्रिपरेशन की आपको क्या है कि मदद मिलेगी। तो हम लेके आए हैं एनालिसिस, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास आज की। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भाई मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर, अगर बात करें कि भी कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? सीपीयू को। भाई सीपीयू को कंप्यूटर का क्या बोला जाता है? ब्रेन। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है, और कंप्यूटर का जो ब्रेन बोला जाता है इसको सीपीयू को। क्लियर है, याद रखना है। उसके बाद बात करें, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है? तो पदार्थ जो होता है आपका, उसकी जो मात्रा है वो हमेशा ग्राम में मापी जाती है। जितने भी जो पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, उनकी जो मात्रा है उस किस में मापी जाती है? ग्राम में। ग्राम से किलोग्राम भाई, ठीक है ना। ये ग्राम छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, और उससे बड़ी क्या है? किलोग्राम, ठीक है ना। क्लियर है। उसी प्रकार अगर बात करें जो लिक्विड फॉर्म की होती हैं, लिक्विड फॉर्म को किस में मापा जाता है? जो जितने भी दूध है, पानी है, तेल है, तो उसको क्या है? लीटर में मापा जाता है। क्लियर है ना। ग्राम में बोल दिया मैंने पदार्थ को, परंतु लिक्विड को क्या किस में मापा जाता है? लीटर के अंदर। और जो गैसीय जो पदार्थ होते हैं, जो गैस होती है हमारी, उसको क्या किस में मापा जाता है? क्यूबिक में भी मापा जाता है। और उसके उस क्यूबिक में तो मापा ही जाता है, उसके साथ ही साथ हम किलोग्राम में भी मापते हैं जो इसको क्या है? गैस को। क्लियर है। परंतु जो गैस को क्या है? क्यूबिक में ही मापा जाता है, परंतु हम क्या है केजी में लेकर चलते हैं। जैसे कि भाई इतने केजी का जो गैस सिलेंडर भरवाया है ना, सभी को पता है ना। तो भाई ये क्वेश्चन पूछा गया, भाई पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है? तो इससे रिगार्डिंग आपने क्वेश्चन कर लेने हैं। जितने भी जो एसआई यूनिट है ना, उनके बारे में जरूर पढ़ के जाना आपने, क्योंकि किसी भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन, ठीक है ना। क्योंकि जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें ये क्या है, एसआई यूनिट पूछी गई है, तो आपने सभी ने याद रखनी है। उसके बाद बात करेंगे ध्वनि का वेग किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकता। ये साइंस के क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने बताया है, बोला है क्वेश्चन है कि भाई जो ध्वनि है, जो साउंड है, उसका जो वेग है, ठीक है ना, उसका जो वेग है वो किस माध्यम से होकर नहीं गुजरता। यानी कि ध्वनि का जो माध्यम किस माध्यम से होकर नहीं गुजरती, तो निर्वात। जो वैक्यूम जो होता है उसमें जो ध्वनि है उसका जो प्रवाह है वो ध्वनि कभी भी गुजर नहीं सकती, क्रॉस नहीं कर सकती। क्लियर है। किसको? निर्वात को। निर्वात मतलब होता है वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है एक तरह से खाली जगह भाई, खाली स्थान जिसे बोलते हैं। क्लियर है ना। तो ध्वनि का जो वेग है किस में जो अवरुद्ध हो जाता है, तो निर्वात के अंदर, वैक्यूम के अंदर। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा गया है साइंस के अंदर, तो आपने याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ये हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से है, जीके नेशनल जीके से पूछा गया है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 को भाई। और 1556 को अगर बात करें किस किस के बीच में लड़ा गया, तो ये लड़ा गया था 1556 ईस्वी के अंदर पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? हेमू के बीच। हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच में 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया। और 1526 में पहला युद्ध लड़ा गया था भाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और जो तीसरा युद्ध है वो कब लड़ा गया था? वो 1761 के अंदर लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध वो कब लड़ा गया था? 1761 के अंदर। वो किस किस के बीच में लड़ा गया था? वो लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ये सभी आपने युद्ध पढ़ के जाने हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये जितने भी युद्ध हैं जो वॉर हुए हैं हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है ना, याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि मैं करंट अफेयर में भी करवाता हूँ, कि भाई डीआरडीओ का सीईओ कौन है। हर दूसरे तीसरे दिन मैं डीआरडीओ के बारे में बताता हूँ। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका सीईओ पूछा गया है मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। तो कौन है? जी सतीश रेड्डी जी करंट टाइम में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है भाई किसके? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम क्या है? भारत के अंदर जितने भी आधुनिक हथियार हैं उनका परीक्षण करना और उनको बनाना। क्लियर ना। तो जी सतीश रेड्डी जी करंट टाइम में हेड है। 1 जनवरी 1958 के अंदर स्थापना हुई थी। नई दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है भाई। और 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? डीआरडीओ डे भी मनाया जाता है। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे
विश्व पर्यावरण दिवस की थीम बताएं। ये भी क्वेश्चन जो क्या है मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। जो विश्व पर्यावरण दिवस है यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है, जो हर साल हम 5 जून को मनाते हैं, उसकी जो थीम है इस साल की 2020 की वो पूछी गई है। तो इस साल की जो थीम है वो को क्या थी, बायोडाइवर्सिटी ए कंसर्न दैट इज बोथ अर्जेंट एंड एग्जिस्टेंशियल। ठीक है ना। तो ये बायोडाइवर्सिटी यानी कि विविधता जो है, किसी भी जो जो जैव विविधता है वो क्या है, होनी एग्जिस्टेंस होनी क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार की ये थीम है, ये एग्जाम में पूछी गई थी। तो आपने क्या करना है, आपने समझना जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं उनको आपने याद करना है, और उनके साथ साथ आपने क्या है उनकी थीम भी याद करनी है, ताकि क्योंकि है आपके आने वाले एग्जाम में उससे हेल्प मिले भी। क्लियर है। तो उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारा, राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है। तो भाई जो राज्यसभा हमारा, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्थायी सदन बोलते हैं, क्योंकि इस राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता। तो उसमें टोटल सीटें हैं 250, यानी 245 प्लस 5 होती हैं भाई, ये जो पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की, और 245 के लिए इलेक्शन होता है, जिसमें से 12 अपॉइंट कौन करता है, 245 में से भी 12 हमारे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा के अंदर, जो क्या है सांसद। क्लियर है। यानी कि क्या रह गया, 233 प्लस में 12, 233 के लिए तो चुनाव होता है। ठीक है ना, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, और जो 12 है उनको अपॉइंट किया जाता है राज्य, जो देश का राष्ट्रपति है उसके द्वारा। क्लियर है। तो टोटल 250 सीट हैं। अगर पूछ ली जाए किन के लिए, कितने के लिए चुनाव होता है, तो 245 के लिए, और कितने मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, तो 12 भाई। क्लियर है। अब बात करें लोकसभा की, साथ में बात कर लेते हैं लोकसभा की टोटल सीटें कितनी हैं। लोकसभा की 550 सीटें भाई, 545 प्लस में, जो 545 प्लस में भाई 52। ठीक है ना, 545 प्लस में क्या है 7 कर लेना। ठीक है ना, क्योंकि 552 टोटल लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें अगर मैं बताऊं एक जीके पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भी अर्ली अगर बात करें अर्लियर इन दीज डेज, तो भी जो लोकसभा ना उसके अंदर जो 2 एंग्लो इंडियन की जो सीट रिजर्व होती थी ना, जैसे कि ये 252 बनता है, तो 2 जो एंग्लो इंडियन की सीट रिजर्व होती थी उसको क्या कर दिया गया है, अब कैंसिल कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन की क्या है, कोई भी सीट नहीं है लोकसभा के अंदर। ये भी क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। और लोकसभा के अंदर जो राष्ट्रपति है हमारे देश का, उसके द्वारा केवल 2 सदस्यों को क्या है अपॉइंट किया जाता है। राज्यसभा में तो 12 और लोकसभा के अंदर 2। तो लोकसभा की टोटल सीटें कितनी है, 552, और 250 क्या है इसकी राज्यसभा की हैं। क्लियर है। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई। हर वो एग्जाम जिसकी जो स्टार्टिंग पीरियड होता है उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो पूछा हमेशा जाता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है करंट टाइम में, शरद अरविंद बोबड़े जी, जो कि 47वें मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट कौन है भाई, भारत का सबसे बड़ा जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है ना। क्लियर है। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर भाई क्या होता है आपका सुप्रीम कोर्ट होता है। क्लियर है ना। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बंगाल विभाजन कब और किस वायसराय के शासनकाल में हुआ। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो भाई बंगाल का विभाजन 1905 के अंदर हुआ था, और उस टाइम पे जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में क्या है 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपने ये जो मिडल जो मिड एनिसेंट हिस्ट्री है या मिडल हिस्ट्री है, उन सभी को आपने मतलब बारीकियों से पढ़ के जाना है। जो आपने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनसे रिगार्डिंग आपने पॉइंट उठाने हैं और उनको अपने क्लियर करना है, जिनका एग्ज़ाम क्या है अर्लियर डेज के अंदर है, मतलब बहुत जल्दी, मतलब आजकल के अंदर या 2-4 दिन के अंदर जो एग्ज़ाम है, तो उन्होंने इसी से रिगार्डिंग पढ़ना है और आगे जाना है। क्योंकि ज़्यादा टाइम तो रहा नहीं, आपने क्या है एनालिसिस देखना है, और एनालिसिस के बेसिस पर ही क्या है अपने अपनी पढ़ाई करनी है। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन हमारा, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है ये भी पूछा गया है। तो 8 मार्च को हर साल क्या है वर्ल्ड वुमेन डे मनाया जाता है, वुमेन्स डे। ठीक है ना। और वर्ल्ड वुमेन्स डे की जो 2020 की जो थीम थी वो क्या है, वो आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट।
कि भाई जो महिलाएं हैं उनका जो राइट्स क्या है कि भाई जेंडर इक्वेलिटी को क्या है रियलाइजिंग करना, मतलब ठीक है ना, उसको क्या है इक्वेलिटी लेके आना, ठीक है ना, समाज के अंदर जो महिला सशक्तिकरण के जरिए जो वुमेन एम्पावरमेंट, जो कोई भी देश लगा लो, कोई भी गवर्नमेंट लगा लो, तो वहाँ पर जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जितनी भी जो स्कीम्स चलाई जाती हैं तो वो क्या है उसी के उस स्पेसिफाई करने के लिए 8 मार्च को हर साल क्या है वर्ल्ड जो वुमेन्स डे भी मनाया जाता है, विश्व महिला दिवस। तो ये एग्जाम में पूछा गया तो याद रखना आपने। तो डे से भी क्वेश्चन आया है दोस्तों, तो डे भी आपने याद कर लेने हैं जैसे कि मैंने बताया आपको। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है। तो भाई ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है कि भाई जो वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट आई थी तो उसमें भारत का स्थान कौन सा था, तो उसमें भारत का स्थान भाई 94 था। ये क्वेश्चन पूछा गया है मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर भाई, क्लियर है ना। तो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया भाई 94वां स्थान था भारत का किसके अंदर भाई, जो वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट इंडेक्स आया था उसके अंदर, क्लियर है। अब बात करेंगे तो था 2020 का, अब 2019 का अगर बात करें तो 2019 में भारत का स्थान था 102वां, और ये अब की बार जो 94 जो देश चुने गए हैं 94वां भारत का नंबर है, तो ये टोटल 107 यानी 107 देशों में से चुनेगा, और 107 में से 94वां देश भारत का रहा है, ठीक है ना, वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट के अंदर। और काफ़ी मतलब बुरे हालात हैं दोस्तों भारत के, क्योंकि इससे भारत के से पाकिस्तान और बांग्लादेश भी आगे निकल चुका है, क्योंकि आप देख सकते हो सबसे फर्स्ट पे अगर बात करें तो बेलारूस रहा था वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट में, ठीक है ना, भूखे लोगों की मतलब संख्या के बारे में बात करें तो पाकिस्तान 88 में देख लो भाई, भारत से भी आगे है भाई, ठीक है ना। और बांग्लादेश हमारा जो पड़ोसी देश है हमारी खैरात पर मतलब एक तरह से हमारे से काफ़ी पीछे है, परंतु ये भी क्या है वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट में हमारे से ज़्यादा है, 75वां इसका स्थान है। तो क्लियर है, ये सभी आपने जो ये जितने भी इंडेक्स हैं ना दोस्तों वो सारे आपने क्या है लर्न करके जाने हैं एग्जाम से पहले, सभी को आपने याद करके जाना है, जितने भी जो ये क्या है जितनी भी रिपोर्ट आए हैं इंडेक्स आए हैं, क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। काफ़ी ईजी क्वेश्चन दोस्तों कि भाई हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है चीफ मिनिस्टर कौन है, जयराम ठाकुर जी, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला यहाँ की राजधानी है, और राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ हैं, शिमला और एक आपका क्या है धर्मशाला। शिमला तो किस टाइम पे होता है, जो समर जो वेकेशन होता है गर्मियों के टाइम पे शिमला राजधानी होती है, और जब ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो शिमला से क्या है ये यहाँ पे ये जो धर्मशाला है उसको राजधानी बनाया जाता है हिमाचल प्रदेश की, क्लियर है, याद रखना। तो भाई सीएम और राज्यपाल भी पूछे जा रहे हैं, ये मॉर्निंग शिफ्ट का ही क्वेश्चन है भाई, क्लियर ना। तो ये सीएम और राज्यपाल सभी आपने याद करके जाने हैं हर स्टेट के, और और यूटी जो यूनियन टेरिटरीज हैं केंद्र शासित प्रदेश उनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है सभी को आपने पढ़ के जाना है, क्लियर है। और राज्य राजधानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछे जाने के एग्जाम है, ठीक है ना। मतलब आपका टाइम ही कितना लगेगा इन चीज़ों को पढ़ने में, ठीक है ना। और आपको क्या है नंबर मिल जाएंगे, और एक एक दो नंबर की क्या है फाइट होती है, क्योंकि हर जॉब के लिए क्या है एक नंबर की जो फाइट चल रही है भाई, क्लियर है ना। तो उसके बाद बात करेंगे एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है भाई गोबी रेगिस्तान, जो कि कहाँ पे है, वो चीन और मंगोलिया के अंदर है भाई, चीन और मंगोलिया की सीमा के अंदर पड़ता है भाई ये जो एशिया का सबसे बड़ा जो क्या है रेगिस्तान है, डेजर्ट है, ठीक है ना, गोबी मरुस्थल बोलते हैं उसको, ठीक है ना। अगर पूछ लिया जाए कि भाई भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, थार रेगिस्तान, जो कि कहाँ पे है राजस्थान के अंदर, क्लियर है, याद रखना। देखो ये तो था एशिया का। अगर बात करें ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा मरुस्थल यानी कि डेजर्ट कौन सा है, सहारा। सहारा डेजर्ट क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कि कहाँ पे है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पड़ता है, क्लियर है। और एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, गोबी रेगिस्तान, गोबी मरुस्थल, जो कि चीन और मंगोलिया की सीमा पर लगता है, क्लियर है, याद रखना भाई। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया। तो भाई स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा हमारे जो गर्म दल के नेता थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। भाई आप सभी को पता है कि भाई दो दल हैं, गर्म दल हुए हैं और नरम दल हुए हैं, ठीक है ना। और गर्म दल की बात करें तो गर्म दल में 3 जो प्रमुख नेता थे, लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और पाल से विपिन चंद्र पाल, ये तीनों क्या थे, गर्म दल के नेता थे, क्लियर है। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ही ये नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये नारे भी पूछे जा रहे हैं, जो स्लोगन है, ठीक है ना, ये सभी आपने पढ़ के जाने हैं भाई, जैसे कि हे राम किसने बोला, गांधी जी ने, क्लियर है।
तो ये सभी पढ़ के जाने हैं। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, विषाणु ये विषाणु मतलब विषाणु को इंग्लिश में बोलते हैं वायरस। वायरस से होने वाले रोगों के नाम बताओ। तो वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं भाई? एड्स होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, खांसी जुकाम होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ टाइप के रोग हैं, जैसे कि कोरोना वायरस भी चला है, जो कोविड-19 जो बीमारी है वो भी क्या है, वायरस से ही फैलती है, ठीक है ना। तो ये सभी जो बीमारियां हैं ये क्या है, किससे फैलती हैं? ये सभी वायरस से फैलती है। वायरस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषाणु से। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना। इन्फ्लुएंजा का मतलब होता है भाई खांसी जुकाम ही होता है नॉर्मली। क्लियर है ना। तो उसके बाद ये बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इवनिंग शिफ्ट का, NIU का पूरा नाम क्या होता है? तो ये कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है। कंप्यूटर की क्वेश्चन में पूछ रखा है, फुल फॉर्म पूछ रखी है भाई, NIU का पूरा नाम बताएं। तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। तो भाई मॉर्निंग शिफ्ट में भी हमने कंप्यूटर का क्वेश्चन देखने को मिला है, जैसे कि पूछा गया था जो कंप्यूटर का ब्रेन CPU को। तो इवनिंग शिफ्ट में भी क्या है, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कंप्यूटर का भी आपने जो बिल्कुल आसान जो फुल फॉर्म होगी और बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर से, तो ये सभी आपने याद करके जाने हैं, आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो NIU का जो पूरा नाम है दोस्तों वो क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, UNDP का मुख्यालय कहाँ है? तो UNDP का मुख्यालय कहाँ पर भाई? न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। न्यूयॉर्क कहाँ पे पड़ता है? अमेरिका के अंदर। अब UNDP आया तो UNDP के बारे में बात करेंगे, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। दरअसल भाई 1965 के अंदर क्या है, UNDP की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका काम क्या था? पूरे होल इन द वर्ल्ड क्या है कि भाई डेवलपमेंट कैसा किया जाए, हर उस देश का जो क्या है एक तरह से विकासशील देश है, ठीक है ना, बिल्कुल जो विकसित नहीं हो चुका है, ठीक है ना, और जो विकासशील देशों की सूची से भी नीचे हैं, जो बिल्कुल गरीब जो देश हैं वो कहीं ना कहीं मतलब किसी न किसी कारणवश क्या है उभर नहीं पा रहे। तो उन देशों के लिए क्या है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी 1965 के अंदर, जिसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। क्लियर है? याद रखना आपने। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नोकिया के वर्तमान CEO कौन है? तो भाई नोकिया के वर्तमान CEO कौन है? पेक्का लुंडमार्क। तो भाई ये आपसे क्या है, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन दरअसल भाई जो जितने भी CEO हैं वो आपने सभी याद करके जाने हैं, चाहे वो किसी का भी CEO है, गूगल का CEO है जैसे कि सुंदर पिचाई, तो उन सभी को याद करके जाना। अमेजोन का जेफ बेजोस हो गए भाई। क्लियर है ना। ये सभी ऐसे याद करके जाने हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हो गए। तो ये सभी CEO जो हैं, चेयरमैन जो हैं, वो सभी आपने याद करके जाने हैं। काफ़ी आसान है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, परंतु एग्ज़ाम में क्या है आपको ये हेल्पफुल देंगे। तो आप सभी ने ये चीज़ें पढ़ के जानी है। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो भाई ये हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी पूछा गया है इवनिंग शिफ्ट के अंदर। अबे प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो भाई प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 के अंदर। दरअसल भाई 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, व्यापार करने आई थी, परंतु इन्होंने धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ाया और अपना शासन चलाना स्टार्ट किया। और जब 1757 के अंदर सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1757 का युद्ध लड़ा गया, प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। उस टाइम पे क्या आया, इस युद्ध के अंदर सिराजुद्दौला हार गया भाई। क्लियर है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लॉर्ड क्लाइव थे उनको उनको विक्ट्री हुई, उनकी विक्ट्री हुई, जीत हुई। और क्या है जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में आई थी व्यापार करने के लिए, उसके जो जड़ें था क्या थी, मजबूत होगी। और लगभग क्या है भारत के ऊपर पूर्णतः शासन हो गया भाई, किसका? अंग्रेजों का। परंतु जो ये शुरुआत हुई थी, इसको कंप्लीटली बिल्कुल अनाउंसमेंट हो गया था अगर भाई 1764 का जो युद्ध था, ठीक है ना, 1764 का जो बक्सर का युद्ध था, उसके बाद तो पूर्णतः क्या है भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया था, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या है धीरे धीरे यहाँ पर आकर लगभग 200 साल भारत क्या है 200-250 साल क्या है भारत गुलाम रहा है अंग्रेजों का। ये सभी आपने पॉइंट याद रखने। तो प्लासी का युद्ध पूछा गया था भाई 1757 को, और बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 के अंदर भाई। क्लियर है, याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो राजस्थान के राज्यपाल पूछे गए भाई, तो कौन है? कलराज मिश्र जी। कलराज मिश्र जी गवर्नर हैं भाई, राज्यपाल हैं कहाँ के? राजस्थान राज्य के भाई। ये इवनिंग शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने बताया है ना कि भी जो चीफ मिनिस्टर किसी भी स्टेट के, लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर, वो सभी आपने नाम याद होने चाहिए, हर उस स्टेट के, हर उस यूटी के। क्लियर ना।
ये आज ही लग जाओ भाई, आज ही तैयारी में लग जाओ अगर जिसका भी एग्ज़ाम है आने वाले टाइम में। क्लियर है ना। तो राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र जी। अगर बात करें अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से बोला जाता है। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये भी राजस्थान के अंदर है, राजस्थान भरतपुर के अंदर पड़ता है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब हर जो स्टेट है ना उसके बारे में आपने पता होना चाहिए। और मैं बताता हूँ आपको, है एक गाइडलाइन देता हूँ कि भी मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, और प्लेलिस्ट के अंदर लिखा हुआ राज्यों का, मतलब राज्यों के बारे में, ठीक है ना, सभी राज्यों की जो बेसिक नॉलेज, ये इस नाम से क्या है आपकी प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाना है तो सभी राज्यों की आपको बेसिक नॉलेज मिलेगी। वहाँ पे मैंने राष्ट्रीय नेशनल पार्क के बारे में बता रखा है, चीफ मिनिस्टर और जो गवर्नर है उसके बारे में बता रखा है, मतलब जो बेसिक जो नॉलेज होनी चाहिए ना किसी भी राज्य से, तो उसके बारे में मैंने डिस्कस कर रखा है। तो जाके आप प्लेलिस्ट में हर उस राज्य के बारे में देख सकते हो। और यूटी के बारे में भी बता रखा है मैंने। तो भरतपुर राजस्थान के अंदर क्या है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है भाई। क्लियर है। उसके बाद बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो भाई जो स्वतंत्र भारत यानी 1947 के अंदर भारत आज़ाद हुआ, तो 1947 में पहला जो बजट है 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया। किसके द्वारा? आर के सनमुखम से चेट्टी। आर के सनमुखम जो चेट्टी हैं, जो एक बड़े अर्थशास्त्री हुए थे और जो कैबिनेट मिनिस्टर का क्या है हिस्सा रहे थे, जवाहरलाल नेहरू की जो कैबिनेट मिनिस्टर थी, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू हम प्रधानमंत्री थे 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ, ठीक है ना। तो उसी टाइम पे क्या है ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने क्या है पहला बजट पेश किया था भारत के अंदर 26 नवंबर 1947 के अंदर। क्लियर है, समझ में आ गया ना। तो भाई ये सभी आपने पॉइंट याद रखने हैं। भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 के अंदर। तो आर के सन्मुख चेट्टी जी ने पहला बजट पेश किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, ये दोनों शिफ्ट के मिला के क्वेश्चन जिनके बारे में हमने आज डिस्कस किया है। और किसी भी स्टेट से रिगार्डिंग मैंने बता दिया है आपको, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि भाई स्टेट के बारे में पढ़ना है, जो बेसिक नॉलेज लेनी, तो प्ले में जाना है आपने। कल है ना, प्ले में सर्च करना है कि भाई राज्यों के बारे में जो बेसिक नॉलेज। तो भाई ये थी जो वीडियो, इससे आप हेल्पफुल होगी आपके लिए, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके लिए हेल्पफुल होगी। क्योंकि जितने भी जो क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए हैं, तो उन्हीं से रिगार्डिंग आपने क्वेश्चन अपने तैयार करने हैं। आने वाले एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी शंका है, ठीक है ना। एनटीपीसी ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, थोड़ी मेहनत करनी है, और मेहनत के साथ ही क्या है आपको क्या है नौकरी भी मिलेगी, बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। क्लियर है। तो भाई जितने भी जो दोस्त साथी देख रहे हैं एक बार लाइक कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ डेली। जितने भी एनालिसिस होंगे हर उस दिन क्या है एनालिसिस आएगा जिस दिन एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा। तो भाई मॉर्निंग शिफ्ट और जो इवनिंग शिफ्ट दोनों का मिला के शाम को ही मैं वीडियो डाला करूँगा। क्लियर है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली सभी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक्स टू वॉच दोस्तों, थैंक्स मेरे साथ जुड़ने के लिए।